तो बेसिकली एक्सपेंडिचर मेथड में जो आपका ऐसा मतलब इफ ब्रीफ टर्म में हम समझें तो जो आपका एक्सपेंडिचर मतलब हाउस होल्ड में खरीदने के लिए जो भी सामान आपका जो पैसा खर्च हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्सपेंडिचर करा गया है, जो भी कैपिटल फॉर्मेशन में पैसा खर्च हुआ है वो प्लस एक्सपोर्ट कितना हुआ है उसमें से इंपोर्ट माइनस करने के बाद जो टोटल आया नेट, उन सबको जोड़ने के बाद हम एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू अपनी जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। अब एक इनकम मेथड आता है, जीडीपी इनकम मेथड। अब इससे इस कंसेप्ट को चलो ठीक है, मैं आपको ये चीज पहले एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम वो चीज देखेंगे जीडीपी, सर सर क्योंकि आप इसमें ये वो चीज। आना है ना कि सर जो एक्सपोर्ट होता है और जो इम्पोर्ट होता है उसके बाद हम लोग ऐड करने के बाद अ, उनको देखने एक बार सर इस कॉन्सेप्ट को और थोड़ा सा ब्रीफ में क्लियर कर दीजिए। मैम देखो, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट वाली जो मैंने आपको चीज बताई कि एक्सपेंडिचर वाले मेथड में हम उसको ऐसे कैलकुलेट मतलब क्यों ऐसा इंक्लूड कर रहे हैं, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट क्यों माइनस करें। मैंने आपको उस एग्जांपल दे रहा था, वो बीच में इंटरप्ट हो गया कि जस्ट लाइक भारत ने सामान बेचा है 1,000 रुपए का, बट उसने सामान खरीदा है 2,000 रुपए का। तो आप इसमें देख पा रहे हैं ना, वो कंपेंसेट नहीं हो पा रहा है। 2,000 रुपए यानी कि 1,000 रुपए भारत की जेब से गए हैं सामान को खरीदने के लिए और एक्स्ट्रा। समझ रहे हैं कि हमने बेचा तो सिर्फ 1,000 का है लेकिन हम ले 2,000 कर रहे हैं। 1,000 रुपए हमको एक्स्ट्रा पे करने पड़े उसको खरीदने के लिए। तो वो जो उस तरीके का वहां पे जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो हम कैसे निकाल पाएंगे, टोटल एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक तरीके से कि मतलब कितना हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर आपने देखा हो हम माइनस में ही चलते हैं कंट्रीज के साथ, ट्रेड डेफिसिट में ही चलते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत है कंट्री के लिए, कुछ हद तक सही भी होता है, वो चीजें हम आगे देखेंगे जो आने वाले कंसेप्ट है उनमें। ट्रेड डेफिसिट का आपने कंसेप्ट सुना होगा, ट्रेड डेफिसिट हमेशा जो इंडिया का है वो ट्रेड डेफिसिट चलता है, चाइना के साथ चल रहा है ना। बट सरप्लस में रहता है यूएसए के साथ या यूएई के साथ। चाइना के साथ क्यों ट्रेड डेफिसिट में चल रहा है, क्योंकि हम उसको सामान बेच कम लेवल पर रहे हैं बट सामान उससे हम खरीद ज्यादा रहे हैं, तो हम हमेशा माइनस में रहते हैं, है ना उसके साथ। तो वो चीज हम यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद मतलब इंडिया का पैसा कितना खर्च हो रहा है एक तरीके से उन सब चीजों को खरीदने के लिए, है ना। तो वो वाली चीज को निकालने के लिए हमको एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट वाला करना पड़ता है, फिर उसके बाद में जो हमारा नेट आया उसको हमको इसमें ऐड करना पड़ता है कि पैसा बेसिकली एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, ये जो है जीडीपी एट एक्सपेंड थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड, मतलब जो खर्चा हो रहा है विद इन दी मतलब कंट्री या विद इन दी टेरिटरी, है ना। तो वो वाली चीज आ जाती है। अब यहीं पे हम इनकम मेथड से जैसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो इनकम मेथड से जस्ट लाइक जो आप मतलब एक तरीके इनकम मेथड से आप क्या समझ रहे हैं, मतलब जो एक तरीके से पैसा जो जनरेट हुआ, जस्ट लाइक कि आपकी जो जमीन है उस पे आपने मकान बना दिया, मकान बनाने के बाद आपने वो किराए पे दे दिया, उससे जो रेंट आ रहा है एक तरीके से बेसिकली वो वाली चीजें, ये जो भी आप एम्प्लॉयमेंट के थ्रू एक तरीके से मतलब जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ना, तो वो जो वेजेस वगैरह अर्निंग वगैरह कर रहा है या एक तरीके से, है ना। और जो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है ना, वो किस तरीके से कैपिटल फॉर्म करने के बाद किस तरीके से वहां से प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब बेसिकली जो इनकम जनरेट हो रही है विद इन द इंडिया, अलग अलग मतलब अलग अलग सेक्टर से, उसको ऐड करने के बाद जो हमारी जीडीपी आएगी वो जीडीपी बाय इनकम मेथड होगी। मतलब दोनों में बेसिक डिफरेंस समझ रहे हो ना, एक खर्चा हो रहा है, एक एक मेथड वो है जिसके थ्रू हम ये पता लगा पा रहे हैं, एक खर्चे के थ्रू पता लगा पा रहे हैं, एक इनकम के थ्रू पता लगा पा रहे हैं। तो बेसिकली दो मेथड है सिंपल लेमन टर्म्स में अगर आप इसको देखें तो। अब यहाँ पे इस चीज को मैं डिस्कस करने से पहले जीडीपी एट बेसिक प्राइस कैसे निकलती है, या तो उससे पहले पता है मैं एक चीज और डिस्कस करनी थोड़ी सी रह गई है इन कंसेप्ट को डिस्कस करने से पहले, क्योंकि जस्ट लाइक जीवीए ग्रोस वैल्यू एडेड वाली जो चीज है, अभी इसको यहाँ पे थोड़ा सा स्किप करते हैं। बट अभी डिस्कस करेंगे कंसेप्ट से लिंकेज करने के बाद, अगर इसको डिस्कस करेंगे तो तब ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। अगर मैं अभी डायरेक्टली बता दूं तो फिर थोड़ा सा फिर वही बात आ जाएगी कि वो क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी, है ना। तो अभी इसको थोड़ा सा यहाँ पे रोकते हैं और नेक्स्ट टर्म जो आने वाली है उनको डिस्कस करने के बाद फिर ये टर्म समझेंगे, है ना। क्योंकि बेसिकली हम जैसे समझ चुके हैं अभी फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, जो कि स्टार्टिंग में हमने देखी। अब
एक नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का कंसेप्ट थोड़ा सा हम देख लेते हैं उससे पहले, है ना? क्योंकि अभी अभी हम एक जीएनपी और जीवीए वाली चीज देखेंगे, उसके बाद हम ये चीजें डिस्कस करेंगे। जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैसे निकलती है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलेगी, जीडीपी एट बेसिक प्राइस कैसे निकलेगी, है ना? वो चीज अभी डिस्कस कर रहे हैं। अब एक नॉमिनल जीडीपी का कंसेप्ट देख लेते हैं, एक रियल जीडीपी का कंसेप्ट देख लेते हैं। ये छोटे टर्म्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। बट उससे पहले वही चीज एक बार कंफर्म कर दीजिएगा, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? सर आ रही है, आ रही है सर। अच्छा, 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 ठीक है। इस मतलब स्क्रीन शेयर भी दिख रही है ना, मतलब ठीक, हाँ हाँ क्योंकि हाँ नेटवर्क की। हाँ हाँ, दिख रही है। अच्छा, ठीक है। देखो, एक रियल जीडीपी होता है, एक नॉमिनल जीडीपी होता है। नॉमिनल जीडीपी बेसिकली आपका मतलब होता है कि नॉमिनल जीडीपी से पहले मैं रियल जीडीपी बताने की कोशिश करते हैं। रियल जीडीपी देख लेते हैं। रियल जीडीपी बेसिकली ऐसा होता है कि मान लो कि एक बेस प्राइस पे ये कैलकुलेट करा जाता है। मतलब एक बेस प्राइस कैसे, उसका एग्जांपल लेके हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एक मतलब आपने देखा होगा कि यार ऐसा बोल देते कि जीडीपी एट बेस प्राइस 2015, जीडीपी एट बेस प्राइस 2004 से बदल के 2011-12 कर दिया या 2015 कर दिया। इस तरीके से ये काफी चीजें चलती रहती हैं। तो ये चीज बेसिकली है क्या, है ना? मतलब इस कंसेप्ट से हम क्या पता कर पाते हैं, है ना? ये बेस प्राइस वाली एक क्या चीज आ जाती है? ये बेस प्राइस कुछ नहीं है, सिर्फ आपके एक तरीके से इन्फ्लेशन वगैरह चीजों को कैलकुलेट करने में काफी हेल्प करता है ना? मान लो कि एक सेब की कीमत, एक एप्पल की कीमत, या हाँ ठीक है, एक सेब की मान लेते हैं। एक सेब की कीमत 2011 में 10 रुपए थी, है ना? और उसी सेब की कीमत आज मैं मान लेता हूँ 2022 में उस सेब की कीमत 100 रुपए हो जाती है। जो एक सेब की कीमत 2011 में 10 रुपए थी, वो 2022 में 100 रुपए हो जाती है। अब मैं कोई एक, मेरे को ध्यान ही नहीं है कि यार 2011 में कितना प्राइस था यार एक सेब का, 2012 में कितना था, 2013 में कितना था, मेरे को कुछ नहीं पता। हम क्योंकि मैंने ऐसा कुछ कभी ध्यान रखने की कोशिश नहीं करी, तो मेरे को सिंपल एक चीज पता रहेगी कि यार हाँ 100 रुपए प्राइस है। लेकिन अगर मैं देखूं यार, मैं ऐसा कैसे पता लगा पाऊंगा कि इतना प्राइस में फ्लक्चुएशन आया, मतलब इतना प्राइस बढ़ा और इतना इन्फ्लेशन बढ़ा, इतनी महंगाई बढ़ी, तो मैं किसी चीज का कंपैरिजन में ही तो पता लगा पाऊंगा ना। जस्ट लाइक क्लासेस जैसे स्कूल में होता है। अब कुछ स्टूडेंट की रैंक्स आ जाती है फर्स्ट सेकंड थर्ड, कुछ परसेंटेज आ जाती है, उनकी रैंक नहीं आ पाती, तो वहां पे एक कंपैरिजन तो हो रहा है ना। कंपैरिजन किन के बीच में हो रहा है? स्टूडेंट्स की, इसके इससे इतने नंबर ज्यादा हैं इसलिए ये फर्स्ट आया है। मान लो किसी एक स्टूडेंट की रैंक नहीं आई है, उसके 900 नंबर हैं, जिसकी रैंक आ गई है उसके 950 नंबर हैं। तो मैं मेरे को यहाँ से डायरेक्टली एक चीज पता चल रही है कि 50 नंबर का डिफरेंस है, जिसकी वजह से इस लड़के की रैंक 1 आई है और इसकी रैंक नहीं आ पाई है। सेम, मैं अगर ये पता लगा पाऊं कि कितना, मतलब कितना एक तरीके से इन्फ्लेशन आया, कितनी महंगाई बढ़ी है, तो मैं एक बेस प्राइस को लेके पता लगा पाऊंगा ना कि 2011 का एक चीज मान लेते हैं कि 2011 पे ही हर एक चीज को कैलकुलेट करा जाएगा बेसिकली, कि उस समय एक सेब का प्राइस 10 रुपए था बट आज 100 रुपए हो गया है। तो यानी कि हमने एक चीज देखी जब हमने कंपैरिजन करा, तो कि 90 रुपीज का इन 11 सालों में डिफरेंस आ गया है। तो यानी कि हमारा इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ है, यानी कि हमारी महंगाई बढ़ी है ना? तो ये एक बेस प्राइस का कंसेप्ट चलता है। मैंने लेमन टर्म्स में बहुत ही सिंपल से यार बताने की कोशिश करी है। आई होप अगर मैं अभी भी नहीं समझा पाया हूँ तो मैं मतलब मेरे को दोबारा कोशिश करनी पड़ेगी, बट आई थिंक मैं समझा पाया हूँ कि क्या है एक बेस प्राइस का मतलब। समझ आई होगी आई थिंक, एक बार आप बता सकते हैं? थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए ब्रीफ में, नहीं मतलब अगर हो सके तो। मैम, बेस प्राइस का मतलब कुछ नहीं है, सिंपल ये है कि जस्ट लाइक, अरे मतलब आप ये कर पाते हैं कि आप स्कूल में हैं, आप फर्स्ट आ रहा है, कोई सेकंड आ रहा है, कोई थर्ड आ रहा है, तो उसमें कंपैरिजन हो रहा है ना कि इसके इससे नंबर इतने ज्यादा हैं। हम एक बेस लेके चल लेना, या मान लो मैंने ऐसे बोल दिया कि
8th क्लास के स्टूडेंट जो भी 900 से ऊपर आएंगे वो सिर्फ पास कहलाएंगे, उससे नीचे जो हैं वो फेल कहला पाएंगे। तो मैंने एक बेस लाइन डिसाइड कर दी ना, मैं उसके कंपैरिजन में देख रहा हूँ। अब सेम इस उसमें होता है कि मैंने एक बेस ईयर डिसाइड कर दिया कि 2011 में एक सेब की जो प्राइस थी वो 10 रुपए थी, बट आज वो 100 रुपए हो गया है। तो 90 रुपए का डायरेक्टली मेरे को डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो मैं क्या चीज पता लगा पा रहा हूँ कि इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ है, मतलब महंगाई बढ़ी है। इफ अगर मैं मेरे पास कोई ऐसा ईयर ही नहीं है, मेरे को पता ही नहीं है कि 2011 में कितना प्राइस था, ये 2009 में कितना था, 2013 में कितना था, 2015 में कितना था, तो मैं कभी पता नहीं लगा पाऊंगा, है ना। अब यहाँ पे एक चीज आ जाती है कि ये 2011 ही क्यों डिसाइड करा गया, ये 2012 क्यों नहीं डिसाइड करा गया, पहले 2004 चलता था बेस ईयर। ये बेसिकली जो हमारा सीएसओ वगैरह, ये जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती रहती है टाइम टू टाइम अपने एनालिसिस के अनुसार कि हमको कौन से ईयर को एज अ बेस ईयर मानना है। वो इकोनॉमी की कंडीशन को देखते हुए बेस ईयर डिसाइड कर लेते हैं। 2011 से पहले 2004 एज अ बेस ईयर काउंट होता था, अभी 2011 काउंट हो जाता है ना। तो वो बेसिकली गवर्नमेंट अपना टाइम टू टाइम एनालिसिस करती रहती है कि हम उस ईयर के कंपैरिजन में अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कितनी महंगाई बढ़ी है, कितनी महंगाई घटी है ना। तो बेसिकली वो बेस ईयर का कंसेप्ट होता है। और देखो एक और चीज मैं बता दूं, इकोनॉमी वो चीज है जो एक बार में थोड़ा सा नहीं समझ आती, आपको 2-3 बार उसका रिवीजन भी करना पड़ता है, आपको लिंकेज खुद से भी बैठाना पड़ता है ना। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी या अदर सब्जेक्ट के साथ भी ऐसा ही होता है, बट इकोनॉमी में थोड़ा लिंकेज वाली चीज आ जाती है कि लिंक नहीं बैठा पाते हैं हम लोग, तो लिंक से बैठाना इसमें पड़ता है। और वो आपको 2-3 बार खुद सेल्फ स्टडी से भी, आपको जिस टाइम खुद पढ़ेंगे ना, तो आपको खुद एकदम से क्लियर होगी वो चीज कि हाँ यार कुछ बोल तो रहे थे इस चीज से रिलेटेड। तो जिस टाइम आप पढ़ेंगे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ ठीक है। क्योंकि इकोनॉमी में विदाउट लिंकेजेस आप मतलब पढ़ तो लेंगे, बट थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक कंसेप्चुअल जो एक क्लैरिटी होती है ना उसमें दिक्कत आ जाती है ना। तो आई होप कि यार अभी समझ पाए हों, वरना कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे भी इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आगे भी आने वाली चीज़ें बेस्ड रहती हैं। और आई थिंक यहाँ तो क्लियर हो गया होगा जीडीपी एट बेस, मतलब बेस प्राइस क्या होता है। हाँ सर, तो हो अब हम गया। नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी देख लेते हैं। रियल जीडीपी का मतलब यही होता है कि जस्ट लाइक कि आपकी जो जीडीपी है वो कैलकुलेट करी जा रही है बेस ईयर के प्राइस को ध्यान में रखते हुए। मतलब कि एक तरीके से कि 2011 में आपकी जीडीपी एक तरीके से क्या थी, उसके कंपैरिजन में हम आज जो जीडीपी डिसाइड कर रहे हैं, बेसिक ईयर जो बेस ईयर हमने रख रखा है उस फैक्टर को डिफाइन करते हुए, है ना, वो चीज आपकी रियल जीडीपी कहलाएगी। बट वहीं पे नॉमिनल जीडीपी का सिंपल मीनिंग ये है, जो आपका अभी जो करंट प्राइस चल रहा है मार्केट में किसी प्रोडक्ट का, मान लो या किसी भी ए टू जेड चीज का, चाहे कार वो प्रोडक्ट हो सकती है, ए टू जेड कुछ भी चीज, क्योंकि जीडीपी में तो वही सारी चीज आती है ना जो आपके इंडिया में प्रोड्यूस्ड हुई है विद इन द टेरिटरी, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, है ना। तो जो उनका करंट प्राइस जो चल रहा है एक तरीके से, जो मतलब एक तरीके से मतलब मान लो कि आज गाड़ी का प्राइस चल रहा है 10 लाख रुपए, कल चल रहा है 20 लाख रुपए, यानी कि उसमें मैं कोई एक बेस ईयर नहीं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ एक करंट ईयर की बात कर रहा हूँ। जो करंट मार्केट कंडीशन चल रही है उस बेस पे जो मैं जीडीपी निकाल रहा हूँ वो एक नॉमिनल जीडीपी है। मतलब मैंने एज अ कोई बेस ईयर नहीं लिया, मैं बेस ईयर रियल जीडीपी में ले रहा हूँ उस चीज को काउंट करने के लिए, ना कि नॉमिनल जीडीपी में। सिंपल टर्म्स में ये ध्यान रख लो, नॉमिनल जीडीपी में बेस ईयर को नहीं, मतलब एक तरीके से बेस ईयर पे कैलकुलेट नहीं करी जाती है, रियल जीडीपी में बेस ईयर पे जीडीपी को कैलकुलेट करा जाता है। अब इन सब चीजों से फायदा क्या होता है? फायदा सिंपल ये होता है, ये आपको इन्फ्लेशन रेट बताने में काफी हेल्पफुल होते हैं, है ना। इफ अगर मान लो, आप खुद बताना यार, ये चीज आप खुद भी बता सकते हो, इफ अगर आपने कंसेप्ट बहुत अच्छे से सुना हो या समझा हो, जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, रियल जीडीपी वही हम बेस प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस मतलब नॉमिनल जीडीपी जो करंट मार्केट प्राइस जो मेरा अभी 2022 में चल रहा है ना, ना मैं इसको जबकि रियल जीडीपी में मैं 2022 का कैलकुलेट तो कर रहा हूँ, बट मैं उसके साथ साथ उसको कंपेयर भी कर रहा हूँ 2011 के कंपैरिजन में, है ना।
कि 10 रुपए का था और आज उसकी कीमत 100 रुपए हो गई, तो 90 रुपए का जो फ्लक्चुएशन एक तरीके से आया, ए टू जेड वो सारी चीजें, मतलब मैं बेस ईयर पे कैलकुलेट करके कर रहा हूँ उसको। तो आप खुद देखो, तो आपका जो इन्फ्लेशन को बताने में सबसे ज्यादा हेल्प, मदद, मतलब मदद क्या, अब आप खुद देखो इसमें एक तरीके से जो चीज करंट प्राइस पे डिपेंड है वो चीज ज्यादा आपको बता पाएगी ना, काफी मतलब इफ अगर महंगाई बढ़ रही है, मतलब महंगाई दिन पे दिन बढ़ रही है, तो आपकी नॉमिनल जीडीपी ही आपको काफी अच्छे से हाई देखने को मिलेगी, क्योंकि वो करंट प्राइस पे, वो जो करंट प्राइस चल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मतलब जस्ट लाइक आज किसी चीज का प्राइस 1000 है, कल 2000 हो जाता है, कल 3000 हो जाता है, कल परसों 4000 5000, तो नॉमिनल जीडीपी उस प्राइस पे कैलकुलेट होने वाली चीज है। अब वो मेरे को काफी अच्छे से फ्लक्चुएशन दिखा रही है कि आज कोई 2000 की चीज है, कल 3000 की, कल 4000 की, कल 5000 की, क्योंकि वो करंट प्राइस पे कैलकुलेट हो रही है, उसकी डेफिनेशन में ही ये चीज है कि जीडीपी जो कि करंट प्राइस पे रेफर्स टू जीडीपी एट करंट प्राइस, जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस जो चल रहे हैं, तो वो चीज काफी अच्छे से मेरे को बता पा रही है महंगाई वाली चीजें। तो और उसका रेट भी हाई एक एकदम से ही हो रहा है, तो यानी कि नॉमिनल जीडीपी ज्यादा होती है इन्फ्लेशन की कंडीशन में रियल जीडीपी से। ये कनेक्ट अगर आप इमेजिन कर पाएंगे तभी कर पाएंगे कनेक्शन, वरना नहीं कर पाएंगे। अब आपको दोबारा मैं इस चीज को रिपीट कर देता हूँ भाई, जो करंट प्राइस पे चल रही है वो चीज ज्यादा हैवी रहेगी ना एज कंपेयर टू कि मैं पुरानी पुरानी बेस प्राइस पे देख रहा हूँ, या एक बेसिकली मैं उसको किसी और से कंपैरिजन करके देख रहा हूँ, जो हाल ही कंडीशन बता रही है मार्केट की वो ज्यादा हाई रहेगा ना। तो नॉमिनल जीडीपी हाई रहती है महंगाई के टाइम पे रियल जीडीपी के कंपैरिजन में, और जिस टाइम पे महंगाई कम होती है उस टाइम पे रियल जीडीपी हाई हो जाती है कंपैरिजन टू नॉमिनल जीडीपी, क्योंकि भाई महंगाई कम हुई है तो नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइस पे कैलकुलेट कर दिए, वो अपने आप डाउन आ जाएगा, वो अपने आप आपको उसमें घटती हुई चीजों को दिखाएगा। तो और जब वो घटती हुई चीजों को दिखा रहा है और जिस टाइम पे इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ रहा है वो बढ़ती हुई चीजों को काफी अच्छे से दिखा रहा है, क्योंकि वो चीज करंट प्राइस पे कैलकुलेट हो रही है। तो एक लिंकेज बैठा के रखना दिमाग में, इन्फ्लेशन के दौरान, इन्फ्लेशन जिस टाइम पे महंगाई आती है उस टाइम पे नॉमिनल जीडीपी हाई होता है, जिस टाइम पे महंगाई घटती है उस टाइम पे रियल जीडीपी हाई होता है। रीजन, नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइस पे कैलकुलेट होता है एक तरीके से, और रियल जीडीपी एक बेस ईयर प्राइस को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेट होता है ना। और ये चीजें और आगे वाले आने कंसेप्ट में आप काफी अच्छे से इन चीजों को जिस टाइम पे हम कनेक्ट करके पढ़ेंगे ना, तो और ज्यादा आपको चीजें और ज्यादा समझ आएंगी, है ना। तो आई थिंक थोड़ा बहुत भी अगर नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी के बारे में आप देख पाए हो तो मतलब काफी मतलब ठीक होगा, है ना, मतलब थोड़ा बहुत भी अगर आप कनेक्ट कर पाए हो तो कि क्या है इसमें डिफरेंस बेसिकली। आई थिंक समझ आया होगा आप लोग जितने भी जुड़े हुए हैं। और यार देखो, ये इकोनॉमी में आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ, ये लिंकेज की चीज है, एक बार में लिंक अगर बैठाने की कोशिश करोगे तो मतलब ठीक है, बट वो चीज 2-3 बार रिपीटिशन से आएगी, खासकर इकोनॉमी में मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इकोनॉमी लिंकेज की ही चीज है, एक ना एक चीज एक दूसरे से लिंक हो रखी है, और आपको इसमें इमेजिन करना ही पड़ता है किसी ना किसी कीमत पे, विदाउट इमेजिन आप नहीं कर पाओगे, आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा कि अगर ये चीज बढ़ रही है तो इसका घटा मतलब जब ये चीज बढ़ेगी तो क्या चीज घट रही है, जब कोई चीज घट रही है तो क्या चीज बढ़ रही है। आपको इमेजिनेशन पावर थोड़ी सी इसमें लगानी पड़ेगी यार, इकोनॉमिक्स के इन कंसेप्ट के पूरी इकोनॉमिक्स में, है ना, चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी हो। और अभी तो यार इन्फ्लेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, जिस टाइम पे इन्फ्लेशन स्टार्ट होगा तो उस टाइम पे थोड़ा सा आपको और ज्यादा इमेजिन करने की जरूरत है, क्योंकि उसमें एक चीज मतलब एक चीज घट जाती है दूसरी चीज एकदम से ही बढ़ जाती है, और कभी कभी क्या होता है जो दूसरी चीज बढ़ रही है वो तीसरी चीज पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालती है। तो थोड़ा सा इसमें आपको इमेजिनेशन और प्लस आपको एक फ्रेश माइंड के साथ इकोनॉमिक्स काफी अच्छे से समझ आएगी, है ना। समझ रहे, फ्रेश इन द सेंस कि आप काफी अच्छे से मतलब लिंकेज वाली चीज मतलब अगर आप होश पोश हो जा रहे हैं तो उस चीज को उस टाइम पे छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोबारा 10-15 मिनट बाद दोबारा स्टार्ट करें, if अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो।
क्योंकि ये लिंकेज वाली चीज है, एक दूसरे से एक चीज लिंक है इसमें। तो आई थिंक अगर टाइम हो गया तो मतलब अभी इसको रोकते हैं, इस कंसेप्ट को, नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी पे, है ना। फिर उसके बाद हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे इसको कि करंट प्राइस पे, मतलब मार्केट प्राइस पे कैसे कैलकुलेट होता है, जीवीए जीएनपी वगैरह जो आने वाली टर्म्स है ना, उनको हम काफ़ी अच्छे से देखेंगे।